नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आज का सत्र में आज बात हम करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो मुकाबला कल हुआ उसकी। इस भिड़ंत में भी एक बार फिर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लोग लगातार टीवी से चिपके रहे, मैच का स्कोर देखते रहे। दोनों तरफ ये उम्मीद थी कि हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी। लेकिन टीम इंडिया और टीम इंडिया के समर्थकों का, हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल पहले से हाई था। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की टीम पहले से ही डरी सहमी थी और यह जो साइकोलॉजिकल लड़ाई थी वो मैदान पर साफ साफ नजर आई, दोनों टीमों के बॉडी लैंग्वेज में, अप्रोच में, एटीट्यूड में और परफॉर्मेंस में। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में जो सुपरहिट मुकाबला हुआ उसमें पाकिस्तान को धराशायी करते हुए या धूल चटाते हुए टीम इंडिया ने 61 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की तूफानी 77 रनों और फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव की बहुत सेंसिबल, बहुत आक्रामक नहीं लेकिन काम की 32 रनों की पारी की बदौलत 175 रनों का टारगेट या 175 रन टोटल बनाए। 176 का टारगेट रहा। पीछा करते हुए जो पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरी, भारतीय गेंदबाजों ने उसकी रीढ़ तोड़ दी। कभी वो उबर ही नहीं सकी और 18 ओवर में सिर्फ 114 रनों पर पूरी टीम ढेर हो गई, सिमट गई। इस हार के बाद पाकिस्तान में हमेशा की तरह हाहाकार मचा। बार बार पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले आता है और वो हारता है। पाकिस्तान के भीतर कोहराम मचता है, लोग हाय तौबा मचाते हैं। हिंदुस्तान में ढोल नगाड़े लोग पीटते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और दोनों तरफ की स्थितियाँ बदलती नहीं। इसलिए पाकिस्तान की आवाम अपनी टीम को लगातार कोस रही है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इन सब को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को एक मकाम दिया था, एक मयार दिया था, वो सारे के सारे पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो काम करने का तौर तरीका है, कार्यशैली है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार के बाद शोएब अख्तर ने तो पीसीबी के मुखिया मोहसिन नकवी, जो वहाँ के गृह मंत्री भी हैं, उनको सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया, उनकी गिरबान पकड़ी। उन्होंने दो टूक कहा कि मोहसिन नकवी ने प्रदर्शन के बजाय स्टार कल्चर को बढ़ावा दिया और उसका खामियाजा पूरी टीम भुगत रही है। सारा देश, सारा मुल्क बार बार शर्मसार हो रहा है। कामरान अकमल और वसीम अकरम ने भी मोहसिन नकवी को, टीम के सीनियर खिलाड़ियों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुनिए पहले वसीम अकरम और कामरान अकमल ने पाकिस्तान की हार की क्या वजह बताई। मुझे पता है कि क्रिकेट लवर्स इन पाकिस्तान और इन वर्ल्ड वाइड जानते हैं क्रिकेट। उन्हें पता है कि फाइट करो, आखिरी गेंद तक लड़ो, हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई। बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था। आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे। अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग, आप चेस करते हो। अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थी स्पिनर्स। स्लो विकेट पे सेकंड बॉलिंग कर अगेन। पंजाबी में कहते हैं ना, पुप्पी में मुच्छा होंगे, चाचा कहते मुच्छा में अच्छा लफ्ज यूज किया है। बट अगेन बायगॉन्स आर बायगॉन्स। वापस कैसे आना है डिफीट से? गलतियां तो बहुत की हैं, गलतियां तो आप लोग भी निकाल रहे हैं। हम पैनिक हो गए जब 170 चेस करने आए। 170 तो स्कोर वो भी बहुत ज्यादा गया था। और मेरे ख्याल में जब उनका 6 ओवर में 47 था, विकेट पहले ओवर में मिल गई अभिषेक की। ईशान किशन प्ले जेम ऑफ इनिंग्स, नो डाउट, स्पेशल प्लेयर। बट जब वो विकेट 47 पे एक विकेट 6 ओवरों में, तो उस्मान तारिक को हमने किस लिए रखा था? देखिए क्रिकेट में जो कप्तानी होती है ना, वो एक होती है कि यार एक ओवर नया बॉल ये करेगा, 2 ओवर ये करेगा, 2 ओवर। मगर गेम T20 में आपने उसी वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर विकेट चाहिए थी तो नए बॉलर को ले आते एक आधे ओवर के लिए। कितनी की बार हम लोग ये बात कहें यार, कितनी की बार बताएं कि आपको कंडीशन असेस करना ही नहीं आती। आप तुक्के पे चल रहे होते हैं कि चल जाए तो ठीक है, नहीं तो खैर कोई बात नहीं, हमने कोशिश की है और दूसरी चीजों की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों से इंटेंट बेहतर नहीं हुआ, हमारा गेम प्लान अच्छा नहीं था, उस पे डाल दिया, उस पे डाल दिया। सबसे मेन काम जो इस टीम के पास था, जो पहला पॉजिटिव चीज थी, वो था टॉस पाकिस्तान टीम के पास आ गया था। जीतने के बाद आप 150 160 का टारगेट करते तो पाकिस्तान टीम ने पहली बारी में इतना आराम से कर लेना था। और
ऑटोमेटिकली आपने 165 170 कर लेना था, बेशक आप 8 आउट हो जाते, टाइम भी तो 114 पे सारी टीम आउट होगी। एक वेपन आपने ज़ाया कर दिया, पाकिस्तान को इस मैच से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। पाकिस्तान के जितने भी स्टार प्लेयर हैं, इंजमामुल हक से लेकर के वसीम अकरम, शोएब अख्तर, सब ये मानते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो गर्त में जा चुका है, वो रसातल में है, और उसका जो सारा दारोमदार है वो वहाँ का वो सिस्टम है जो पाकिस्तान क्रिकेट को कंट्रोल करता है। और मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं और पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर जाता है ये सारा का सारा दोष, और पूरे पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अपनी टीम पर सवाल अगर खड़ा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी अपनी टीम को खूब खरी खोटी सुनाते रहे हैं। मैं कल रात भर लगातार पाकिस्तान के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखता रहा, और वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की लोगों की ओर से जो गुस्सा था अपनी टीम को लेकर के, जो झल्लाहट थी, जो तकलीफ़ थी, और बार बार बेइज्जत होने की जो टीस थी, वो साफ साफ झलक रही थी। और मैं चाहता हूँ आप देखिए, चर्चा में हमारे साथ कुछ बड़े मेहमान हैं, एक बड़ा पैनल में लेकर के आया हूँ कि हिंदुस्तान की टीम में ऐसा क्या है कि लगातार वो हावी रहती है पाकिस्तान के ऊपर, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं पाकिस्तान के सीनियर जो कहते हैं कि आज की तारीख में आप वर्ल्ड 11 तैयार कर दो तभी ये टीम इंडिया है उसको हरा सकती है। क्या है, लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। देखिए, बाबर आजम का ये टाइम था आज। अगर बाबर आजम, पाकिस्तान की आवाम मानती है बाबर आजम किंग है, तो किंग बन के दिखाए, विराट कोहली बन के दिखाए। विराट कोहली ये गेम आराम से जिताता था इंडिया को, ठीक है ना। आपने बाबर आजम को टीम में रखा इसीलिए था, आज के दिन के लिए, जब 3-4 आउट हो जाते बाबर आजम लेके चले, लेकिन बाबर आजम आज आउट हो गया। बाबर आजम कोई किंग नहीं है, उसको प्लीज खुदा के वास्ते किंग ना बोलें, किसी कहीं का किंग नहीं बाबर आजम। बाबर आजम टीम में डिजर्व जगह करता ही नहीं है, बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए। इनको कोशिश करनी चाहिए कोई और टीम बनाए। देखिए, ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स आगे प्लेयर्स हैं, और ये कौन ऐसा करता है फिर टीम के साथ, पहले बोले आप बाइकआउट कर रहे हो, फिर बोले हम खेलेंगे, फिर नहीं खेलेंगे, फिर खेलेंगे। आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? भाईजान, मेरा ख्याल है अब ये रूटीन मैटर बन गया है। थोड़ा सा मुझे होप थी। ये पाकिस्तान के लोगों का दर्द है जो आप सुन रहे हैं कि रूटीन हो गया है कि हिंदुस्तान से आप मैच खेलेंगे, आप हारेंगे, और वैसे ही मुंह लटका करके मैदान से बाहर निकलेंगे और पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसरेगा। उम्मीद बार बार बांध करके क्रिकेट प्रेमी पाकिस्तान के आते हैं। पाकिस्तान की टीम भी इसी उम्मीद में जाती है कि शायद इस बार, लेकिन पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आप कोई क्रिकेट का अप्रोच नहीं है, आपके पास कैसे मैच जीतना है या कैसे मैदान पर फैसले करने हैं इसका कोई इल्म नहीं है, आप ग्रॉसली मिसमैनेज्ड हैं। इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों तरफ से आज हमारे पास मेहमान हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं, आप विराट कोहली के कोच हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहमद कुरैशी साहब हैं, आप पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अहमद कुरैशी, पहले मेरा सवाल आपसे है, हम भी हिंदुस्तान में बैठ के चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो मुकाबला हो कांटे का हो, बहुत क्लोज फाइट हो, हारना जीतना। वसीम अकरम कह रहे थे कल कि यार हारो, लेकिन कम से कम आप नज़दीक जा कर के हारो, लड़ के हारो, लगे तो कि बराबरी का मुकाबला था, लेकिन बार बार आप बहुत फासले से हारते हैं, क्या कारण है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को बहुत बहुत सलाम, खास तौर पे राजकुमार साहब को। बड़े अरसे बाद उनके साथ कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमने इकट्ठे किए हैं इंडिया पाकिस्तान की जब भी डिबेट हुई। खैर, जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन इस वजह से हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की ये टीम ऐसी है कि जिसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, ज़बरदस्त है, फिर जीतती हुई आ रही थी, चाहे वर्ल्ड कप के इनिशियल 2 मैचेस हों या फिर अगर आप देखेंगे इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हमने वाइट वॉश किया, श्रीलंका को वाली ट्राई सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई, तो जाहिर है कि आपकी होप्स होती हैं, उम्मीद होती है, कॉम्बिनेशन भी जब आपको अच्छा नजर आ रहा हो। लेकिन आई थिंक कि इंडिया और पाकिस्तान का जब ये मैच हुआ तो एक्सपेक्टेशन इस वजह से ज्यादा थी कि शायद पाकिस्तान टीम ये जीते, लेकिन समझ नहीं आई कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतना ज्यादा एकदम से अंडर प्रेशर आ गई, खासतौर पे जब स्टार्ट हुआ मैच
सलमान अली आगा ओवर करने के लिए आए, उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया। उसके बाद फिर क्या तुक बनती थी शाहीन शाह अफरीदी को ओवर देने की, जब आपको ऑलरेडी पता है कि स्पिनर्स पे इंडियन बैट्समैन फंस रहे हैं। तो वहां से फिर जाहिर है ईशान किशन की फॉर्म लगी हुई है, उधर से शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहा है। तो वो मेरे ख्याल में दूसरे ओवर से जो मोमेंटम पकड़ा इंडिया की टीम ने, स्कोर अच्छा खासा हो गया था, क्योंकि इस विकेट पे अगर 160 155 भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चेस करना, और चेस में हमारा रिकॉर्ड ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल खैर अगर देखा जाए तो दोनों टीमों का जो खेलने का अंदाज है उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो प्रेशर हैंडलिंग है उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आई थिंक कि जिस तरह की कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वन साइड हार देखी है, मुझे लगता है कि शायद आगे 1-2 साल हमें मजीद लग जाएं, अगर हम अभी भी इमरजेंसी बेसिस पे स्टेप्स लें क्रिकेट को ठीक करने के, तो 2 साल शायद लग ही जाए इंडिया के लेवल पे हमें क्रिकेट खेलने में। राजकुमार जी, इस बात से ना इत्तेफाकी किसी की नहीं हो सकती कि टीम इंडिया का जो पूरा अप्रोच है, बॉडी लैंग्वेज है, जो मेंटल टफनेस है, ऐसा लगता है कि मैदान पर वो उतरते हैं, ठीक है हार जीत होती रहती है लेकिन कोई प्रेशर नहीं दिखता है। हालांकि जैसे जैसे सूर्य कुमार यादव की पारी बहुत अच्छी पारी नहीं थी, हाँ ठीक है कि वो एक ठीक ठाक पारी उस पिच पर कही जा सकती है। शिवम दुबे ने अच्छा कर लिया, लेकिन ईशान किशन इस प्लेयर ने अपने आप को बताया कि वो वाकई थोड़ा सा ऑफ बीट प्लेयर है और एकदम अलग है। मैं इंडिविजुअल प्लेयर पर चर्चा बाद में करूंगा। टीम इंडिया के पास ऐसा क्या आप देख रहे हैं, क्या एक्स फैक्टर है जो टीम इंडिया को आज पाकिस्तान के जो बड़े क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि आज आप वर्ल्ड 11 बना दीजिए और इस टीम इंडिया से आप खिला दीजिए, ये टीम हरा देगी। क्या एक्स फैक्टर है, कैसे देखते हैं आप, कैसे असेस कर रहे हैं आप? राणा जी देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक एक्स फैक्टर मैं नहीं कह सकता बिकॉज इंडिया के पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं। आप देखिए जिस तरह की पारी ईशान किशन ने खेली, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभिषेक शर्मा को से थी सभी को। फिर उसके बाद हमारे पास मैच विनर्स हैं, हार्दिक पांड्या है, और हम इतने डीप तक बैटिंग करते हैं। रिंकू सिंह नंबर 7 आते हैं, नंबर 8 पर अक्षर पटेल आते हैं, जो कि अपने दम पर कभी भी कोई भी इनमें से प्लेयर, जो पहले 8 प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी एक प्लेयर अगर 20 ओवर खेलता है तो वो किसी भी बड़े स्कोर को चेस कर सकते हैं और बहुत बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि भारत के पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं। अगर आप बॉलिंग में देखें, हमारे पास बुमराह है जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 फास्ट बॉलर है, वरुण चक्रवर्ती है जो इस समय T20 में नंबर 1 स्टैंडिंग पर है। तो आई थिंक इट वाज नो मैच, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर आपने मेरा प्री मैच शो देखा हो तो मैंने तभी बोला था कि ये इंडिया के लिए बिल्कुल एक केक वॉक मैच है। जबरदस्ती की हाइप की हुई है कि ये इंडिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ी राइवलरी होगी या बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, बट आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि ये एक बिल्कुल बहुत इजी मैच है भारत के लिए और कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक सवाल पाकिस्तान की तरफ से मैं कल से सुन रहा हूं कि कैप्टेंसी जो है वो सवालों में रही है। आपने टॉस जीत लिया है, आप चेज नहीं कर सकते हैं, तो आपको पहले बैटिंग करना चाहिए था। 150 का स्कोर अगर आप कर लेते तो फिर टीम इंडिया को अपने शो में ला सकते थे। तो क्या आपको लगता है कि वो टॉस जीतने के बाद इंडिया को बैटिंग देना वो भी महंगा पड़ा? बहुत बड़ा ब्लंडर है पाकिस्तान के लिए। हम सभी जैसे डिस्कस करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आप पहले बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अच्छे चेजर्स नहीं रहे हैं। और कल तो पाकिस्तान ने इतने सारे स्पिनर खिलाए हुए थे, बावजूद उसके आप पहले बल्लेबाजी भारत को दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा ब्लंडर ही था। पता नहीं क्या सोच थी, क्या सोचकर उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, क्योंकि बाद में आपके स्पिनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते थे। विकेट नीचा रहता, थोड़ा स्पिन भी स्पिन को हेल्प करता, लेकिन आई डोंट नो क्यों उन्होंने ऐसा फैसला लिया। अहमद, कई बार मैं सुन रहा हूं कि बाबर आजम को आप लगातार ढो रहे हैं। आपने बहुत हाइप दे दिया कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली के बराबर कभी कभी उनको रैंक किया जा रहा था, और बाबर आजम ही आपकी टीम का सबसे बड़ा बोझ हो गए हैं। तो होता है कि पाकिस्तान के भीतर एक अजीब तरह की पॉलिटिक्स है, कई फैक्शंस हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान के जितने सीनियर क्रिकेटर्स हैं
उनको सुनता हूं, उनके हवाले से कह रहा हूं। तो क्रिकेट का वहाँ बंटाधार हो गया है, आप अपनी पसंद के प्लेयर को ही ढोते रहते हो, चाहे टीम का परफॉर्मेंस जैसा भी हो जाए। देखें, बाबर आजम का पहले तो जहां तक विराट कोहली के साथ कंपैरिजन की बात है, आई थिंक आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो इस बात पे बिलीव करते थे कि वक्त के साथ साथ बाबर की जाहिर है एक प्राइम फॉर्म लगी हुई थी, तो मेरा अपना भी ये मानना था कि वक्त के साथ साथ हो सकता है बाबर आजम अगर उसी तरह परफॉर्म करता रहा जैसे वो कर रहा है तो विराट कोहली को वो पीछे छोड़ सकता है। लेकिन आई थिंक कि ये जो मेरी गलत फहमी थी या और बहुत से लोगों की गलत फहमी थी वो बड़े अच्छे तरीके से बाबर ने खुद ही दूर की है। और कल वाले मैच में भी अगर आप देखें तो ये तकरीबन उसी तरह की सिचुएशन थी जिस तरह की 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस विराट के सामने पाकिस्तान थी। मैच। और लेकिन वहां पे अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि विराट कोहली जिस सिचुएशन में थे वहां पे ऑलरेडी इंडिया की टीम ओवर ज्यादा कंज्यूम कर चुकी थी, यानी उसके पास तो बॉल्स भी कम थी एज कंपेयर टू बाबर आजम, और विकेट्स भी 4 गिरी हुई थी। तो वहां से आई थिंक स्पेशली जब वो आउट ऑफ फॉर्म था उस तरह की ट्रमेंडस इनिंग्स खेलना और इंडिया को एक हारा हुआ मैच जिताना, आई थिंक बाबर ने तो शायद मुझे नहीं याद पड़ता कोई इस तरह की इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को मैच जिताया। वो शायद एक आधी इनिंग्स है वो 2019 के वर्ल्ड कप वाली जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक खेली थी। अदरवाइज अगर आप देखें तो बाबर की मेरे ख्याल में जो अचीवमेंट्स हैं वो उसके अपने पर्सनल माइलस्टोन्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन टीम की कंट्रीब्यूशन में उसकी कोई ऐसा परफॉर्मेंसेस नहीं है। अब बाकी जहां तक आ गई बात मनपसंद खिलाड़ियों की या खिलाड़ियों को या अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खिलाना, तो देखें पाकिस्तान को ये चीज इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीमों से ये चीज सीखनी पड़ेगी और सीखनी चाहिए कि क्या आपके लिए और ये डिसाइड भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्या क्या हमारे लिए हमारी टीम और क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ इंडिविजुअल स्टार्स और इंडिविजुअल प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया की टीम रोहित शर्मा जिसने T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी दोनों जिताए, ये जिताने के बावजूद फ्यूचर को देखते हुए उसको है या इसी तरह से आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। क्या इसी तरह से जो है वो शुभमन गिल को अगर वाइस कैप्टन बनाया जाता है T20 का और अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है और उसको बाहर कर दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में इसी स्टीव स्मिथ की एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया से कि उसके 11-12 BBL मैचेस में 300 है मेरे ख्याल में, 4-5 उसकी 50s है। तो हमें फिर पाकिस्तान में भी ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चाहे कोई बाबर आजम है, चाहे शाहिन शाह अफरीदी है, चाहे शादाब खान है, अनटिल और अनलेस आप अगर फॉर्म में नहीं है, आप टीम को मैचेस नहीं जिता रहे, तो आपकी टीम में कोई जगह नहीं बनती। तो आई थिंक ये जो मीडियोकर सोच है ना हमारी कि बाबर किंग और ये वो और शाहिन शाह अफरीदी ये कर देगा, फलां ये कर देगा, उस मीडियोकर सोच से जब तक हम नहीं निकलेंगे, हम प्लेयर्स को इंडिविजुअल प्लेयर्स को इंपॉर्टेंस देने के बजाय जब तक टीम को और क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती रहेगी, फिर चाहे वो आगे 5 साल लग जाए या 10 साल लग जाए। अब अनिल चौधरी जी, पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। अनिल चौधरी जी जुड़ गए हैं, आप पूर्व अंपायर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि मैच आदमी जब देखता है हिंदुस्तान में तो वो बाकी सब छोड़ देता है और मैच ही देखता रहता है शुरू से लेकर के आखिर तक। तो हम सबका ऐसा रहा, उस्मान तारिक को लेकर के भारत के भीतर बड़ा हुआ था कि अरे यार ये क्या है। फिर एक वीडियो आया कि सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को जो है ना उस्मान के ही तरीके से बॉलिंग करके और प्रैक्टिस करा रहे हैं। उस्मान तारिक हिंदुस्तान के लिए आप कैसे ले रहे थे, और पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से लड़खड़ाई, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर है या फिर टीम की क्वालिटी ही ऐसी है कि वो कभी भी क्रम्बल कर जाएगी? आई थिंक एक तो स्किल का बहुत फर्क है, बहुत गैप है दोनों टीमों में। आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें, वो गैप साफ नजर आता है। ओपनिंग देख लें, रेंज ऑफ प्लेयर कोई भी कहीं खेल सकता है, इतने सारे प्लेयर। ऑलराउंडर कैटेगरी देख लें इंडिया की, और टेक्निकली भी कल वो थोड़ा बहुत पीछे रहे। टॉस जीत के उन्होंने ऐसी पिच पे जहाँ टर्न हो रही थी, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ स्पिन, कल की टीम को देख के उन्होंने पहले इंडिया को बैटिंग करा दी, और फिर रन इतने बने। और आप जो है उनका एक बॉलर जो शुरू में ऑफ स्पिनर था, उसके अलावा बाकी सब बॉलर ने साइड में बॉल करी, छोटी बॉल करी। कल ऐसा पिच था कि अब थोड़ी एयर दे रहे थे बॉल को, तो बॉल करिश्मा कर रही थी कई जगह। और फिर लास्ट ओवर आपने देखा कि स्पिनर्स का ही सब कुछ काम चल रहा है, और इंडियन टीम भी स्पिनर को उतना कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। आखिरी ओवर जैसे ही उन्होंने उनको कराया फास्ट बॉलर को, लेफ्ट आर्म को, तो मैं तो कमेंट्री में था, मैंने बोला ये गए 15 रन, मेरे ख्याल तो 15 से ज्यादा ही पड़े हैं उसमें।
तो टेक्निकली भी वो बहुत पीछे रहे, और शायद ना प्रिपरेशन उतनी अच्छी उनकी थी नहीं, वो कोलंबो में थे इतने दिन से, तो काफी डिपार्टमेंट में वो पीछे रहे। काफ़ी डिपार्टमेंट में पीछे रहे। राजकुमार जी, अभिषेक शर्मा को लेकर, चूंकि अभिषेक से उम्मीद इंडिया को रहती है, लेकिन ये होता है कि कब वो आउट हो जाएंगे, तो उनको लेकर के जो बहुत भरोसा होता है, ईशान किशन के ऊपर एक भरोसा लोगों का है कि ये आज प्लेयर लंबा खेल जाएगा। अभिषेक के साथ लगता है कि नहीं, प्लेयर बहुत लंबा चल भी सकता है, लेकिन कभी भी जा सकता है, और ये खतरा है। जो टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, उस बैटिंग लाइनअप में अभिषेक शर्मा जो कई दफ़ा मतलब उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरते हैं, पूरी बैटिंग लाइनअप को इस टूर्नामेंट के लिहाज से, T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से आप कैसे एसेस कर रहे हैं? देखिए, अभिषेक एक मैच विनर है, और जिस दिन वो खेलते हैं तो वो मैच जिताते हैं, और ऐसे प्लेयर बहुत ज़्यादा आप उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप रोजाना मैच जिताएंगे आपको। लेकिन ऐसे प्लेयर से मैंने जैसे पहले कहा कि वो ऑन देयर डे वो अकेले दम पे किसी भी कंट्री के खिलाफ मैच जिता सकते हैं आपको। तो इट इज़ अभी एक इनिंग शॉट है वो एक बड़े स्कोर से। आने वाले वर्ल्ड कप में के मैचेस में आप देखिएगा कि वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, और जब वो परफॉर्म करेंगे तो बाकी सब प्लेयर्स को आप भूल जाएंगे कि जिस तरह के छक्के वो मारते हैं, जिस तरह की क्लीन हिटिंग वो करते हैं, वो बहुत लाजवाब है। अहमद कुरैशी, मैं पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को सुन रहा था, मैं जानना चाहता था कि दरअसल पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर के एक जुनून रहता है, और हिंदुस्तान के खिलाफ जब भी मुकाबला होता है तो जैसे हिंदुस्तान के भीतर हर आदमी अपना काम छोड़ करके बैठा रहता है, पाकिस्तान भी बैठा रहता है। पाकिस्तान की टीम हमेशा निराश करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी, इनको लेकर के आपके यहाँ ये है कि जो यंग टैलेंट है उसको आप जगह नहीं दे रहे हैं, आप पुराने टैलेंट को, जिसके बारे में है कि अभी अनिल जी कह रहे थे कि जैसे ही आपने शाहीन शाह अफरीदी को दिया, मैंने कहा कि 15 रन तो होंगे और हो भी गए। तो अगर आपके बाबर आजम नहीं चला, आपने कहा कि हमने शुभमन गिल नहीं चले तो शुभमन गिल को हमने तुरंत रिप्लेस कर दिया, लेकिन वहाँ क्या है कि आप बाबर आजम को ढोते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ढोते हैं, सलमान अली आपके कैप्टन बार बार कैप्टन बदलते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट बार बार का जो है उसने आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खड़ा नहीं होने दिया है, या कुछ और भी आप महसूस करते हैं? आई थिंक यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, करंट क्रिकेटर्स, इन्होंने एक तो एक्स क्रिकेटर्स की बेटियों से शादियां की हुई हैं, और फिर वो एक्स क्रिकेटर्स जब टीवी पे बैठते हैं या ओवरऑल भी अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए मेक श्योर करते हैं कि उनके दामाद चाहे फिट हैं या नहीं है, फॉर्म में है या नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलें। और पाकिस्तान आप अफरीदी की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, अफरीदी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? शायद अफरीदी की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं, सकलैन मुश्ताक की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर और भी कुछ सुनना चाहें तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखें, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब आप अगर अपनी आंखों पे हाथ रख लें और आप बिल्ली ये कहे कि सॉरी कौवा ये कहे कि मेरे सामने बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली तो गायब नहीं होगी, उल्टा बिल्ली को कौवे को खाने में आसानी होगी। तो आई थिंक लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो पर्ची सिस्टम और जो इस तरह की चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में, इसी सिस्टम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही निकाली है। अदरवाइज आप देखें तो टैलेंट की पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं है। वो मुल्क जो सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करता था, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ एक शाहीन शाह अफरीदी ही हम पे मुसल्लत हो गया? और इस तरह के प्लेयर जिनकी ना कोई फिटनेस है ना कोई परफॉर्मेंस है, वो जब लगातार खेलते हैं नेशनल टीम से, तो वो कहीं ना कहीं टीम पे बोझ बनते हैं। तो आई थिंक कि जब तक हम इस बोझ को खुद अपने सर से नहीं उतारना चाहेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप देखें कि इंडिया में रोहित शर्मा या विराट कोहली, एक टाइम आया जब उनकी फॉर्म डिक्लाइन हुई तो वहां पे भी बातें होनी शुरू हो गई थी कि उनको टीम से बाहर किया जाए। हालांकि वो अगर पाकिस्तान में होते तो मेरे ख्याल में क़यामत तक खेलते रहते। जो उनकी सर्विसेज है इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए, अगर उस तरह की किसी प्लेयर ने यहाँ से दी होती, तो विदाउट परफॉर्मेंस खेलना, लगातार खेलना। अब आप देखें ना, इंडिया की टीम में अगर मैं बात करूं, शुभमन गिल एक नाम है, जायसवाल की जगह नहीं बनती, ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती, के राहुल की जगह नहीं बनती, श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बनती, यूसी चहल की जगह नहीं बनती, सिराज भी आया है आई गेस किसी की रिप्लेसमेंट में। तो कहने का मकसद ये है कि एक नंबर ऑफ लिस्ट है जो प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, और वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो या जिनकी बुरी परफॉर्मेंसेस हो। मौजूदा जो करंट टीम है, ये करंट स्क्वाड है, इससे थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस अगर पीछे रही या डाउन रही
तो वो जगह नहीं बना सके। तो यहाँ पे तो अब बाबर आजम ने सिवाय कवर ड्राइव के अपने पूरे कैरियर में क्या अचीव किया मेरी समझ से बाहर है। या छोटी मोटी टीम्स को मार के आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 आ जाना या आईसीसी अवार्ड जीत जाना। अब मुझे बताएं, हम उसको चाटें, उसकी रैंकिंग को चाटें या उसके अवार्ड्स को चाटें या उसकी कवर ड्राइव को चाटें, हमारे वो किस काम की है जब एज अ कौम या एज अ मुल्क हमने क्रिकेट में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ अचीव ही नहीं किया। अब यहाँ हमारे यहाँ मुकाबलेबाजी या कंपैरिजन किया जाता है इंडिया के साथ जिसने पिछले 1-1.5 साल में 3 वाइट बॉल टूर्नामेंट जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जिसके होस्ट हम थे वो इंडिया जीत गया, T20 वर्ल्ड कप पिछला इंडिया जीत गया, उसके बाद एशिया कप इंडिया जीत गया। अब मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि पाकिस्तान की टीम जिसकी एक लेगेसी है, जिससे एक दौर में इंडियन टीम और इंडिया खौफ खाता था, उसके इतने बुरे हालात हो गए हैं कि पिछले 8-10 महीने में वो 4 मैच खेलती है इंडिया से, 3 एशिया कप के और 1 T20 वर्ल्ड कप के, और एक भी नहीं जीत पाती। और जीतना तो दूर की बात, मतलब सिवाय वो एशिया कप के फाइनल के बाकी तीनों तो शर्मनाक शिकस्तें हैं। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और इस ये जो हमने 2 नंबरियां शुरू की हुई है ना कि प्लेयर्स को बैक करना, चाहे वो फिट नहीं है या उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये हमें खत्म करनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारी क्रिकेट उस तरफ जा रही है कि जहां पे शायद एक वक्त आए तो पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नाम लेने वाला भी ना हो। अनिल जी, आपने सुना होगा, आप मुस्कुरा रहे हैं तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें आपको ठीक लग रही हैं कि दुरुस्त है। अपने मुल्क में क्रिकेट की हालत बेहतर हो जाए उसकी खातिर किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट के भीतर जो दर्द होता है वो दर्द अहमद कुरैशी के मुंह से आपको तब सुनाई पड़ रहा है। एक बात इन्होंने कही कि श्रेयस या सिराज या केएल राहुल या ऋषभ पंत टीम इंडिया के भीतर मतलब ये जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, ऑप्शंस आपके पास कई हो गए हैं। तो हिंदुस्तान का जो क्रिकेट है और T20 की अभी जो टीम है, इस टीम को आप परफेक्टली बैलेंस मानते हैं और प्लेयर्स जो बाहर हैं उनके अंदर आने की गुंजाइश है, तो यह टीम कितनी परफेक्ट है या फिर इस टीम में थोड़ा बहुत बदलाव आप चाहते हैं कि हो भी सकता है? हालांकि अब नहीं, देखिए हमारे यहाँ एक तो क्या है कि ऑप्शन बहुत है। हमारे जो 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 ग्रुप है जो प्लेयर्स का जो 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 हमने बनाया है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बीसीसीआई का जो क्रिकेट होती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और थोड़ी हमारे बोल्ड सिलेक्शन की गई T20 की। बाद में जो 2 खिलाड़ी डाले, रिंकू और ईशान किशन, वो बहुत बाद में ऐड हुए और वो न्यूजीलैंड सीरीज खेली तो बोल्ड स्टेप उठाए। रही बात जनाब विराट और रोहित की बात कर रहे थे, उनको ड्रॉप नहीं किया, उन्होंने खुद मना किया अपने अपने पर्सनल रीजन से, तो वो अभी भी यूजफुल है। और किसी भी टीम में वो कभी भी दे आर लाइक डायमंड्स, तो वो सब नहीं है। हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ ये सबसे अच्छा सिस्टम क्या शुरू है कि लोग फॉर्मेट वाइज टीमें बनाने लगे। ये लगभग वही है जो ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीमों ने शुरू किया था। इससे क्या होता है, एक तो आदमी ना वन ट्रैक पे रहता है, फॉर्मेट कौन सा खेलना है क्या है, ये नहीं कि आप डबल माइंड चलें। अभी बहुत सारे लड़के इस टीम में ऐसे जो सिर्फ T20 खेलते हैं और वो सिंगल माइंड ट्रैक से रहते हैं, वो लोग कंफ्यूज नहीं रहते। आप अगर एक ही एक बारी में काम करें तो आसानी रहती है, आपका फोकस अच्छा रहता है, आपका इंटेंट अच्छा रहता है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए। एक आदमी जो 3-4 फॉर्मेट खेलता है, ऐसे बड़े कम लोग हैं जो इतनी फिटनेस बना सकें, इतना उनका जो जोश है वो बना रहे। तो आई थिंक जो बोल्ड सिलेक्शन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीसीसीआई का है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और मुझे लगता है इंडिया का जो कोचिंग स्टाफ है और जो बाकी जो सेटअप है जो बैक करता है टीम को, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। वो जो डिफरेंस है, वो जो हमारी टीम की रणनीति है, जो प्लानिंग है, उसमें नजर आता है। और कैप्टन हमारा बहुत बोल्ड है। और जैसे आपने अभी उनका नाम लिया अभिषेक शर्मा का, वो एक ही माइंड से खेलते हैं, कंफ्यूज नहीं रहते। मेरे ख्याल इस तरह से प्लान था कि अगर अभिषेक आउट हो जाएंगे तो ईशान किशन शुरू हो जाएंगे, इस तरह से ट्रैक किया हुआ था। और ये तो पक्का था इस मैच में, अगर आप थोड़ी भी क्रिकेट समझते हैं कि रन जो बनेंगे नई बॉल से बनेंगे, बाद में मुश्किल होने वाली थी। और आई थिंक वो अडेप्ट किया इंडिया ने बहुत अच्छा। और राजकुमार यहाँ पे हैं, मैं देख रहा हूँ बड़े सीरियस है, वैसे बहुत मुस्कुराते रहते हैं, इनको सब पता है लेकिन बता बड़ा कम रहे हैं। राजकुमार जी ज्ञान का भंडार है, इनको हर चीज पता है। राजकुमार जी, फिर तो मैं आपके पास आता हूं और ऐसे ही बिना किसी सवाल के छोड़ता हूं कि आपके पास जो भंडार है उसको थोड़ी देर के लिए खोलिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अनिल से कि मैं बिल्कुल इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा बीसीसीआई को कि जो इतना अच्छा हमारा जो डोमेस्टिक वो सेटअप है, वहाँ से हमें इतना अच्छे बैकअप्स मिल रहे हैं। मतलब हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि बाई चांस अगर कोई हमारा प्लेयर अनफिट भी होता है तो हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट रेडी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के पास इतनी चॉइसेस हैं।
और ये चॉइसेस हमेशा किसी भी कोच के लिए, सेलेक्टर के लिए या कप्तान के लिए बहुत अच्छी होती है कि व्हेन ही कैन चूज कि मैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की तरह यूज़ कर सकता हूँ, किस विकेट पे मुझे कौन चाहिए या किस कंडीशन में मुझे कैसे प्लेयर चाहिए। तो इंडिया के पास वो सारी वेराइटीज़ हैं और वही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम लोग इतना डीप बैटिंग करते हैं। अगर आप बॉलर्स देखें तो हमारे पास छह रेगुलर बॉलर्स हैं जो 11 में खेल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम देम 2 और पार्ट टाइमर्स हैं जो कि यूजफुल बॉलर्स हैं। तो कुल मिला के एक बहुत बैलेंस टीम है और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसमें सबसे ज़्यादा बीसीसीआई को कि उन्होंने इतना अच्छा सेटअप बनाया हुआ है भारतीय क्रिकेट का। मैं अनिल जी से पूछूं, लेकिन राजकुमार जी मेरा सवाल ये है कि ईशान किशन को मैं बहुत लंबे समय से फॉलो करता हूं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी अगर किसी प्लेयर को आप ड्रॉप करते हैं तो टूटने लगता है। 22 साल, 23 साल, 24, हर बार अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी उस प्लेयर को डोमेस्टिक में उतर करके अपनी पूरे कॉम्पिटेंस को एग्जीक्यूट करना पड़ा कि ये मैं हूँ, मैं ईशान किशन हूँ। और फिर वो आखिरी 2 महीने में नहीं, लेकिन आखिरी वक्त में वो आदमी लाया जाता है और फिर वो अपने आप को साबित करता है। बार बार साबित करने के बाद भी हटाए जाने और फिर अपनी ताकत से मेन स्ट्रीम में आने और फिर उसके बाद टीम के भीतर आने और फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का परफॉर्मेंस। ईशान किशन जो मटेरियल है उसको, उस मटेरियल को आप कैसे देखते हैं बतौर प्लेयर? देखिए वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और उसका खेलने का स्टाइल औरों से अलग है। वो स्क्वायर पे बहुत अच्छा खेलता है। आई थिंक ऐसे सबसे प्लेयर पहले तो हाँ ठीक है, राजकुमार जी पहले आप। जी जी, कोच साहब पहले आप पहली बात तो राणा जी, मैं जानता हूं आप उसको क्यों फॉलो करते हैं इतना, ये मैं भली बात ही जानता हूं और बिहार के लोग बड़े कम आते हैं ना, तो हमारे पास आता है तो हम फॉलो करते ही वो रहते हैं। आपके स्टेट का है इसलिए आप नहीं, बहुत शानदार खिलाड़ी है, इसमें नो डाउट। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच विनर है वो भी। और मतलब एक मैं वही कह रहा हूँ कि इंडियन टीम में ऐसा कंपटीशन है कि आप देखें कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे तो ईशान किशन, मतलब ये इतने ऐसे जोड़ी है कि ऑन देयर डे अगर ये लोग 10 ओवर खेल जाते हैं तो दूसरी टीम के लिए इतनी मुश्किलें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ईशान किशन वो एक फाइटर है, उसने कुछ समय के लिए वो किसी वजह से बाहर रहे टीम से, वो वजह उनका क्रिकेट नहीं था, लेकिन अब उन्होंने धमाकेदार वापसी की है और आई विश कि वो लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेलें और इसी तरह मैच जिताते रहें। अच्छा अनिल जी। जी, मैं अभी 1 साल पहले उनको डोमेस्टिक मैच खिलाया था। तो वो हमारा जो वनडे होता है उसमें खेल रहे थे डोमेस्टिक का। अच्छे मूड में थे, बात करने का ढंग। एक क्या होता है, कई चीजें आप एज के साथ सीखते हैं। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने मुझसे बातें की, मैंने पहले भी उनसे मिला हूँ। इज ए ग्रोन अप बॉय नाउ, बॉय न्यू मैन कैटेगरी में आ गए हैं। और वो जो स्ट्रेंथ है, आई थिंक कई बार मुझे लगता है प्लेयर में उतार चढ़ाव जरूरी है उसकी एक्चुअल ग्रोथ के लिए। अगर आपने ऊपर नीचे क्रिकेट में नहीं देखा तो आपका ना वो जो टफनेस है वो नहीं आती। आई थिंक उस साइकिल से लड़का निकल गया है और बहुत पॉजिटिव है, टीम मैन है। और वैसे भी मैं बताऊं, जो लोग हंसते रहते हैं ना वो हमेशा टीम में पसंद किए जाते हैं। और खेलने का स्टाइल अपना है। खास बात क्या है इन लड़कों में, अभिषेक हुआ, रिंकू सिंह हुआ या ईशान किशन हुआ है, और भी जो लड़के हैं, ये अपना गेम चेंज नहीं करते। ये ठीक है सबसे बातें करेंगे लेकिन अपना नेचुरल खेल खेलते हैं। आई थिंक इसमें बहुत सारा क्रेडिट आईपीएल को भी है और हमारे डोमेस्टिक सेटअप को है और जो भी हम लोग का एनसीए है और जो सीनियर खिलाड़ी हैं। आई थिंक ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो हमारे यहाँ सीनियर लोग हैं, मैं कहता हूँ रोहित है, विराट है या और भी लोग हैं, या मोहम्मद शमी हैं, ये लोग इनसे बात भी करते हैं। और जो जिस एरिया का आदमी है, और आपको पता है धोनी ने जो काम किया पिछले 10-15 साल में इंडियन क्रिकेट के साथ, आई थिंक वो ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है। और आप चिंता ना कीजिए, अभी रघुवंशी लड़का भी आने वाला है। ही इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग, बहुत टैलेंट है। बस खाली क्या है, किसी किसी फॉर्मेट में आपको ऐसे सिलेक्शन करना होता है कि थोड़ा इमोशनल नहीं होना होता, थोड़ा बोल्ड सिलेक्शन करना होता है। जो मैंने आपसे बात की कि रिंकू और जो ईशान किशन का जो सिलेक्शन है, जो लास्ट टाइम पे न्यूजीलैंड सीरीज से पहले हुआ, लोग सोच नहीं रहे थे आएंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया। और आपको कई बार मैंने बताया कि वो सब छोड़ना होता है। और कुरैशी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप और चीजें खेल में ले आएंगे जहाँ पे इमोशन और ये सब यारी दोस्ती इस सब की बातें होंगी तो बिल्कुल टीम पे फर्क पड़ता है। राजकुमार सिलेक्शन का पार्ट भी रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि आपको ए पसंद है, मुझे बी लड़का पसंद है, दोनों ऑफ स्पिनर है या दोनों लेग स्पिनर, वो ठीक है, वो पर्सनल चॉइसेस होती है। लेकिन टीम की कॉज पे जब आप कोई काम करेंगे, मेरा हमेशा मानना है, आप जिस भी
जिस भी फील्ड में है, अगर आपका ब्रांड अच्छा होगा तो आप भी अच्छे होंगे। आप सोचें आप अच्छे हो जाए, ब्रांड खराब हो, आप भी गए, ब्रांड भी गया। आई थिंक ये बेसिक चीज समझनी चाहिए किसी भी कंट्री को, किसी भी टीम को, चाहे वो स्टेट की है, किसी नेशन की है। और आई थिंक अलीमदार अभी भी हैं सेलेक्टर पाकिस्तान टीम के, मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपका जब तक डोमेस्टिक सेटअप स्ट्रांग नहीं होगा, आपका रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो आप कितना पेंट करेंगे सामान को, वो फिर अच्छा नहीं होगा। आपका रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है, उस पर काम करना चाहिए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कुरैशी, जिस तरह से बात ठीक है, जब मैच होता है हार जीत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इस तरह से टीम हारती है जैसे कल था, मतलब मैं कमेंट्री में था, तो मैंने फर्स्ट इनिंग में बोला कि भी कम से कम 50 रन का डिफरेंस रहने वाला है, और वही हुआ। तो कुरैशी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको थोड़ा इमोशनल नहीं होना होता, आपको फैक्ट्स पे जाना होता है, वो सब चीजें रहती हैं। टच एंड गो ठीक है, कई बार आप, मैंने जैसे बोला कि कप्तान को कोई खिलाड़ी पसंद है, दूसरे को, वो सब ठीक है, लेकिन उनका मिनिमम मेरिट उतना होना चाहिए कि आपके पास उस तरह की चॉइसेस हो। उसके लिए आपको थोड़े बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। अहमद कुरैशी, अनिल जी ने दो बातें कही हैं, दोनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल में भी प्रॉब्लम है, यानी कि जो प्लेयर आपके यहाँ अभी तैयार किए जा रहे हैं उनमें भी, और आपका जो पूरा सिस्टम है, अब वो अलीमदार साहब हैं सेलेक्टर हैं आपके, या मोहसिन नकवी हैं वो आपके पीसीबी चेयरमैन हैं, इन सब लोगों का अपना जो माइंडसेट रहा है काम करने का, तौर तरीका, क्रिकेट को वहाँ इनकलकेट करने का, प्रोपेगेट करने का, बच्चों को नए सिरे से तैयार करने का, वो लगता है कि बहुत ही इग्नोर्ड है। मतलब वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कुछ ऐसा है जो क्रिकेट के अलावा किया जा रहा है, क्रिकेट तो नहीं है। देखिए, बीसीसीआई और पीसीबी का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई शक नहीं है कि जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। अगर मैं अभी आपको प्लेयर गिनाने शुरू करूं तो आज शाहनवाज धानी किधर गया, मोहम्मद वसीम जूनियर किधर गया, मोहम्मद हसनैन किधर गया एज अ फास्ट बॉलर, बहुत सारे बच्चे हमने वेस्ट किए हैं, अब्बास आफरीदी। आप अंदाजा लगाए ना कि इस मुल्क के लोगों की जहनीत का, या हमारे सिलेक्टर्स या बोर्ड में जो मोनोपलीज हैं उनकी जहनीत का, कि हमारी टीम साउथ अफ्रीका जाती, ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराती है, साउथ अफ्रीका जाती है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज व्हाइट वॉश करती है, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से 15 दिन पहले हमारी उसी टीम के अंदर 4 से 5 चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जिस बोर्ड में इस तरह से मोनोपलीज ऑपरेट कर दी हो, या इतनी पॉलिटिक्स हो और इतनी दो नंबरियां हो कि आपकी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है आप उसके साथ छेड़छाड़ करके और चैंपियंस ट्रॉफी में सत्यानाश कराएं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप्स में कराएं, एशिया कप्स में कराएं, तो असल प्रॉब्लम मेरे ख्याल में जो टैलेंट, रॉ टैलेंट को पॉलिश करना है, उससे ज्यादा ये है कि आप किसको कितना मौका दे रहे हैं। ठीक है, अगर अब आपके ईशान किशन है, लेट्स सपोज, अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बावजूद आप अगर उसको मौका ना देते, उसकी जगह आप किसी और को खिला देते या शुभमन गिल को ही कंटिन्यू कराते रहते, तो नुकसान आपका अपना था। तो इसी तरह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो सिलेक्शन है उसका कोई सर पैर नहीं है। अभी सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही थी, तो हमें तो यही नहीं पता कि हमारी सिलेक्शन कमेटी में कौन है, क्योंकि आके टीम वो अनाउंस करता है जो मोहसिन नकवी का एडवाइजर है, और वो एडवाइजर वो है जिसका क्रिकेट से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसने शायद अपनी जिंदगी में कभी बैट भी ना पकड़ा हो। वो टोटल मीडिया का बंदा है, मतलब चैनल वैलेंस में उसने काम किया है, वो आके अनाउंस कर रहा होता है कि जी फलां को हमने इसलिए सिलेक्ट किया, फलां को इसलिए सिलेक्ट किया। आपके यहाँ एक कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया ही नहीं है। आप प्लेयर्स को एक टीम सेलेक्ट करते हैं, स्क्वाड बनाते हैं, जिस प्लेयर की एवरेज अच्छी हो आप जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं ये देखें इसकी कितनी जबरदस्त एवरेज है, हमने इसको इसलिए सिलेक्ट किया है। जिसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं जी इसका स्ट्राइक रेट बेहतर है। तो आपको एक क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, नील साहब ने भी बात की है कि देखें, चॉइसेस, मेरी पर्सनल चॉइस, आपकी पर्सनल चॉइस जरूर हो सकती है, लेकिन जब टीम की बात आए, जब नेशनल कॉज की बात आए, वहां पे फिर पर्सनल चॉइस नहीं वहां पे फिर डिमांड और रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए फैसला करना चाहिए। एक बहुत ही ईमानदार राय है अहमद कुरैशी की। मेरे पास 3 मिनट है। अनिल जी और राजकुमार जी, कैप्टेंसी की बात मैं कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी। इस वर्ल्ड कप से पहले मैंने कई T20 मैचेस देखे, और मैं कई बार बोलता था कि यार सूर्यकुमार यादव कैप्टन क्यों है यार, परफॉर्म ही नहीं कर रहा है यार, मैच ही नहीं खेल रहा है, ये हटाओ इसको। लेकिन अचानक से इस आदमी में कुछ आ गया, और वो जो आपने भरोसा किया तो प्लेयर चूँकि था और उसने अपने आप को प्रूव करना फिर शुरू कर दिया। सूर्यकुमार यादव की कैप्टेंसी को अनिल जी आप कैसे रेट कर रहे हैं?
बहुत नेचुरल कैप्टन है, और जब आप बात करते हैं तो आपको आइडिया लगेगा बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं है, मन से बोलता है, खुले दिमाग का है, और आई थिंक वो फ्लेक्सिबल भी है, वो ओपन है आइडियाज के लिए, वो कोच से भी बात करता होगा, सीनियर प्लेयरों से भी। और मैंने जैसे बोला कि हमारे यहाँ थोड़ा ना एडेप्टेबिलिटी भी है, कोई चीज अगर करनी है तो लोग मान लेते हैं कि भाई हाँ टीम का इसमें फायदा है, पर्सनल चॉइसेस नहीं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं मुझे तो यही प्लेयर खिलाना, उस तरह का नहीं है। और आपको एकदम से कई बार मूव चेंज करने होते हैं, और वो खुद बिना देखे उसने जो टफनेस दिखाई है, अपनी खराब फॉर्म से बाहर आया, और जब उससे पूछा किसी ने कि आप रन नहीं बना रहे, उसने कहा मैं बैटिंग अच्छी कर रहा हूँ, मैं रन नहीं बना पा रहा। तो देखिए जवाब देने का तरीका। और एक और बात जो मुझे लगा, जब टॉस के बाद आप उससे बात कीजिए, जैसे कभी रोहित शर्मा करते थे कि कुछ भी बात करो, हाँ मैंने ये बैटिंग करनी, इससे क्या होता है पॉजिटिविटी रहती है। आई थिंक वो बहुत ही सिंपल और ऐसा आदमी है कि टीम के लड़के साथ में खुश रहते होंगे, क्योंकि ना ये एक टीम गेम है, ये इस क्रिकेट में ये एक प्रॉब्लम है, ये एक आदमी नहीं जिता सकता। राजकुमार तो वो जी, जो टीम वर्क जो डेवलप करता है, वो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आई थिंक इम्पोर्टेंट, सूर्य कुमार का कैप्टन के नेचुरल ऊपर होना कई और तरह की पॉजिटिव होना जिम्मेदारियां उसका होती प्लस हैं। उसको मैच जीतना होता है, स्ट्रैटेजी उसको तैयार करनी होती है, टीम को मोटिवेट करके रखना होता है, एक कन्वर्जेंस भी ऑफ एनर्जी एंड बाकी सारी चीज़ों की होनी चाहिए। बतौर कैप्टन सूर्य कुमार यादव, राजकुमार जी। शानदार कप्तानी कर रहे हैं, और काफ़ी सिंपल है, अच्छे मूव्स हो रहे हैं। देखिए T20 में आप प्लान ए पर नहीं चल सकते, आपको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है, क्योंकि प्लान ए में आप कुछ प्लान करके जाते हैं कि ये बॉलिंग करेगा, लेकिन अगर उस बॉलर को मार पड़ती है तो आप इमीडिएटली आपको एक्शन लेना होता है। तो दैट वे ही इज़ डूइंग वेल। और जहाँ तक उनकी बल्लेबाजी की बात है, तो उन्होंने पहले प्रूव किया हुआ है कि वो एक शानदार बल्लेबाज हैं। और ये फेजेस आते हैं राणा जी कि कभी कभी किसी बैट्समैन के रन नहीं बन रहे होते, लेकिन दैट डजंट मीन कि ही इज नॉट ए गुड प्लेयर। तो वो एक मैच विनर है T20 में, और वो ज़रूर ठीक, मैं कहूँगा ठीक टाइम पे पीक कर रहा है। अब मेरा आखिरी सवाल, ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया मुझे लगता है कि हकदार है, दावेदार है कप के लिए, लेकिन राजकुमार जी पहले आपसे, टीम इंडिया और इसके साथ कोई और टीम जो टॉप 2 आप मानते हैं कि फाइनल में 2 टीमों का मुकाबला हो सकता है, वो कौन सी टीम हो सकती है? देखिए राणा जी, इंडिया तो फेवरेट है ही, और मुझे लगता है कि जिस तरह की बैलेंस टीम है, तो इंडिया ही ये टूर्नामेंट जीतेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई हमारा खराब दिन ना आए। अगर हम अपने पोटेंशियल पर खेलेंगे तो इंडिया एक बहुत स्ट्रांग टीम है। लेकिन आप कभी भी, मेरा मानना है कि वर्ल्ड क्रिकेट में मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं लेता हूं। ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक बहुत कॉम्पिटिटिव टीम है, और वो कभी भी मैच किसी के सामने भी जीत सकती है। तो भारत को उनसे थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अनिल जी। मेरे ख्याल से इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों बहुत बढ़िया कंटेंडर है। बिल्कुल ठीक है राजकुमार जी। एक और टीम है जो डार्क हॉर्स मुझे लगती है, जो तंग कर सकती है, वो वेस्ट इंडीज है। T20 के बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन जो फिलहाल जो टीम है ऑलराउंडर और जो सेटअप है, इंडिया के बहुत अच्छे चांस है। अहमद कुरैशी, आपके लिए मोस्ट फेवरेट टीम जो वर्ल्ड कप जीत सकती है? मेरे ख्याल में एक तो इंडिया का काफ़ी चांस है, क्योंकि जाहिर है वो होस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ मुझे लगता है कि ये डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। समय की सीमा यही है, लेकिन ये बातचीत शायद मैं बहुत दूर तक ले जा सकता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे दर्शकों को भी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप लोग तफसील से आराम से बता रहे हैं, और बहुत ही ईमानदार राय आप तीनों की रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। ठीक 9 बजे मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है न्यूज़ मास्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।